इस सेशन में हम स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन और मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्विक सा इंट्रोडक्शन इसका लेंगे और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की डेमोंस्ट्रेशन करेंगे जो कि डिटेल्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। सो उस पर्पज़ के लिए हम ई टैब्स जो कि कंप्यूटर्स एंड स्ट्रक्चर्स की एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये सॉफ्टवेयर पैकेज एक का इस्तेमाल देखेंगे। बेसिकली इसका मैं एक क्विक सी डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा। सो कंप्यूटर्स एंड स्ट्रक्चर्स या CSI एक US बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और इस कंपनी के कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइन से रिलेटेड। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो SAP 2000 है और उसके अलावा ई टैब्स है। फिर इसके अलावा CSI ब्रिज, इसी तरह सेफ, CSI कॉल और परफॉर्म 3D, ये सब जो नाम है ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो इस कंपनी ने डेवलप किए हैं और इसके अलावा भी कई हैं। फॉर एग्जांपल CSI प्लांट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सो ये डिफरेंट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल SAP 2000 जो है वो जनरल स्ट्रक्चरल एनालिसिस का प्रोग्राम है। इसमें किसी भी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल मॉडल बना के उसको फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से एनालाइज किया जा सकता है और फिर उसके बाद डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ भी हैं। सो ये जनरल स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रोग्राम है। ई टैब जो है वो बिल्डिंग्स के लिए स्पेसिफिक है। बिल्डिंग्स के एनालिसिस और डिज़ाइन का डिटेल्ड एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बैक एंड पे वही SAP का फाइनाइट एलिमेंट इंजन है, लेकिन जो फर्दर ऑप्शंस हैं या जो इसमें यूँ समझ लें कि फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बिल्डिंग स्पेसिफिक हैं। CSI ब्रिज जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये ब्रिजेस के एनालिसिस और डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है। सो अगेन बैक एंड पे SAP 2000 का ही इंजन है, एनालिसिस इंजन, और लेकिन ये है कि जो मॉडल इसमें आप डेवलप कर सकते हैं वो ब्रिजेस का कर सकते हैं और उनका इंटीग्रेटेड एनालिसिस और डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सेफ जो है वो मोस्टली फाउंडेशंस, मैट फाउंडेशन, स्लैब्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के डिज़ाइन के लिए है। CSI कॉल जो है वो कॉलम्स के डिटेल्ड डिज़ाइन के लिए। परफॉर्म 3D जो है वो डिटेल्ड नॉन लीनियर एनालिसिस और डिज़ाइन या परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन में स्पेशलाइज्ड है। CSI प्लांट जो है वो प्लांट स्ट्रक्चर्स, पावर प्लांट जो होते हैं या इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके एनालिसिस और डिज़ाइन से रिलेटेड है। सो यूँ समझ लें कि परफॉर्म 3D और कुछ CSI कॉल वगैरह को छोड़ के बाकी सारे प्रोग्राम्स के बैक एंड पे एक जनरल एनालिसिस इंजन है जो SAP 2000 का है, वही मॉडिफाई होके या एनहांस होके डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। सो ई टैब्स हमारा अभी आज का मेन डिस्कशन पॉइंट होगा। ऑल्दो के CSI का जो YouTube चैनल है कंप्यूटर्स एंड स्ट्रक्चर्स के नाम से, वो अगर आप देखेंगे तो आपको इन सब प्रोग्राम्स के डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो कि मोस्टली इन प्रोग्राम्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को हाईलाइट करते होंगे। लेकिन आज के सेशन में मैं एक क्विक ओवरव्यू दूंगा आपको ई टैब्स का। सो एक ही सेशन में यूँ समझ लें कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, आपने उसमें मॉडल कैसे डेवलप करना है और लोडिंग कैसे अप्लाई करनी है, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में एनालिसिस रन करना और कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करना वो देखेंगे। लेकिन ई टैब्स पे डायरेक्टली जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ चंद स्लाइड्स में मैं क्विकली कवर करता हूँ, फिर ई टैब्स पे जाते हैं। और वो ये है कि इवन स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से भी पहले एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन। वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअल जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है विद ऑल ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज, हम एग्जैक्टली उसको फुल डिटेल के साथ सिमुलेट या मॉडल नहीं कर सकते प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। सो अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सॉलिड स्ट्रक्चर है
जाहिर है कि ये एक 3D स्ट्रक्चर होगा और इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो सकती है। इसकी जो एक्चुअल डायनामिक्स है वो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न होती है। हम इस थ्री डायमेंशनल कॉन्टिन्यूम मॉडल ऐसा मॉडल जिसकी प्रॉपर्टीज हर पॉइंट पे वेरी कर रही हूं। रियल स्ट्रक्चर इसी तरह होते हैं, ठीक है। रियल स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें तो उनकी प्रॉपर्टीज कॉन्टिन्यूस होती हैं, ठीक है। सो उनको एक ज्यादा कॉन्टिन्यूम मॉडल से ज्यादा बेहतर आइडियलाइज किया जा सकता है। लेकिन कॉन्टिन्यूम मॉडल्स जो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज वाले मॉडल्स होते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर को ज्यादा रियलिस्टिकली तो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो अंडरलाइंग मैकेनिक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की शक्ल में है उसकी डायनामिक्स। सो रियल स्ट्रक्चर्स की डेफॉर्मेशंस या उसकी जो भी एक्साइटेशंस के अगेंस्ट उसका इफेक्ट है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की शक्ल में सॉल्व होता है। लेकिन हम इसकी बजाय अपने स्ट्रक्चर को आइडियलाइज करते हैं इनटू अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल मॉडल और एज्यूम करते हैं कि वो सिंपल मॉडल हमारे एक रियल डिटेल्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इवन स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से भी पहले ये आइडियलाइजेशन जरूरी है। एक तो काम हम ये कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूम मॉडल को एक कॉन्टिन्यूस मॉडल में तब्दील कर दें जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हों जो हम एज्यूम करेंगे टाइम के साथ डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर की स्टिफनेस है या स्ट्रक्चर का मैस है। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये अलोंग द हाइट या अलोंग एनी डायमेंशन वो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज कांस्टेंट मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर को एक ज्योमेट्री रेगुलर किस्म की ज्योमेट्री दे देते हैं, रियल स्ट्रक्चर मे नॉट एग्जैक्टली फॉलो दैट। इस किस्म के स्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो एनालिसिस में इस्तेमाल होती हैं जैसे स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, मैस ऑफ द स्ट्रक्चर, इसको कॉन्टिन्यूसली हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वेरी कर रहा होता है अलोंग एनी डायमेंशन। और इस किस्म का स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूम मॉडल जो डिटेल्ड मॉडल है, 3 डायमेंशनल डिटेल्ड मॉडल, उससे कम से कम सिंपल होगा और इसकी मैकेनिक्स या तो पार्शियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न होंगी। लेकिन इससे भी फर्दर एक और लेवल है सिंप्लीफिकेशन का, और वो ये है कि हम इसको भी फर्दर डिस्क्रिटाइज कर दें। यानी हम एज्यूम करें कि ये जो प्रॉपर्टीज हम पहले एज्यूम कर रहे थे कि ये डिस्टेंस के साथ या डायमेंशंस के साथ वेरी कर रही हैं, कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्स एक्सिस दे दूं जो वर्टिकल एक्सिस है, तो m विल बी m ऑफ x एंड ei विल बी ei ऑफ x। यानी फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इज अ फंक्शन ऑफ हाइट और उस हिसाब से ये वेरी कर सकती है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है। और m ऑफ x भी फंक्शन ऑफ हाइट है, वो भी हाइट के साथ वेरी कर सकता है। अगला लेवल सिंप्लीफिकेशन का ये है जिसको हम डिस्क्रिटाइजेशन कहते हैं और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में ये इस्तेमाल होता है। अभी जब हम ई टैब्स में स्ट्रक्चरल मॉडल बनाएंगे तो भी इसी प्रिंसिपल पे बनाएंगे। डिस्क्रिटाइजेशन ये है कि हम मैसेज को और स्टिफनेस को कुछ सर्टन लोकेशंस के ऊपर लंप कर दें। स्ट्रक्चर को एज्यूम करें कि वो आइडियल किस्म के एलिमेंट्स से मिलके या कनेक्ट होके बनाए। बजाय कि हम मैस को कॉन्टिन्यूस एज्यूम करें अलोंग द हाइट, हम स्ट्रक्चर को कुछ नोड्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जिधर भी दो एलिमेंट्स मिले वहां पे नोड बन जाएगा। मैस जो है वो सिर्फ नोड्स के ऊपर लंप होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिर्फ नोड्स के ऊपर ली जाएंगी। अगर लेट से यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मॉडल में अलोंग द हाइट किसी भी पॉइंट पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ली जा सकती हैं, बिकॉज ये एक इनफाइनाइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बरक्स जो डिस्क्रीट मॉडल होता है इसमें सिर्फ नोड्स के ऊपर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं और सॉल्यूशन सिर्फ नोड्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। दो नोड्स के दरमियान में कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं होंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, ये जो बॉटम पे मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, तो अब ये एक आइडियल एलिमेंट है जिसकी कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक किनारे पर है, कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दूसरे किनारे पर है, और ये इनके दरमियान कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। इस
एलिमेंट का जो बिहेवियर है वो गवर्न करता है उन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स पे जो हमने इसके एंड्स पे एज्यूम की हुई है। अगर मैं सिर्फ इसकी ट्रांसलेशनल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेता तो अब ये एक तरह का ट्रस एलिमेंट बन जाएगा। अगर रोटेशनल भी ऐड कर दूं तो ये 2 डायमेंशनल बीम एलिमेंट या फ्रेम एलिमेंट बन जाएगा। अगर तीसरी डायरेक्शन की ट्रांसलेशन और बाकी 2 रोटेशंस भी ऐड कर दूं तो ये एक 3 डायमेंशनल फ्रेम एलिमेंट बन जाएगा। सो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है इसके विद इन दैट एलिमेंट कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है। ये है डिस्क्रीट मॉडल कि जिसमें हम कुछ आइडियल एलिमेंट्स से कनेक्टेड स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये जो मॉडल है ये हमारे रियल स्ट्रक्चर की एक आइडियलाइजेशन है। तो ये प्रोसेस हम बाय डिफॉल्ट कर रहे होते हैं जब हम बीम्स को कॉलम्स को फ्रेम एलिमेंट से मॉडल करते हैं। तो फ्रेम एलिमेंट एक जनरल एलिमेंट है जिसके दोनों एंड्स पे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं अगर 3 डायमेंशन की बात करें। तो हम कहते हैं बीम भी फ्रेम एलिमेंट से मॉडल होगा, कॉलम भी फ्रेम एलिमेंट से मॉडल होगा, और भी कोई अगर 1 डायमेंशनल कंपोनेंट है जो रियल में तो आरसी का होगा, उसके अंदर स्टील केज होगा, उसमें सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, बट हम फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस उसको एक आइडियल फ्रेम एलिमेंट से मॉडल कर लेते हैं। सो अभी आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कोर्सेज में जब डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड पढ़ते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे एक डिस्क्रीट मॉडल अगर अवेलेबल हो जितने मर्जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, तो आपने कैसे उसके एलिमेंट लेवल पे के मैट्रिक्स बनाना है और फिर उसको असेंबल करके ग्लोबल के मैट्रिक्स बनाना है। फिर आपने यू कैलकुलेट करना है, यू वेक्टर एफ इज इक्वल टू के यू से अगर स्टैटिक एनालिसिस है, और आप देखेंगे कि उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर सोल्यूशन कैलकुलेट हो रहा है, यानी या डिस्प्लेसमेंट इस नोड पर आएगी या इस नोड पर आएगी, बीच में कहीं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होके नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, सॉल्यूशन नोड्स के ऊपर सॉल्व हो रहा होगा। ये डिस्क्रीट मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बड़ा सिंपल मॉडल है और ये सिर्फ सिंपल मैट्रिक्स इक्वेशन से जो है वो गवर्न होती है। आपकी इसकी सिंपल इक्वेशन अगर स्टैटिक एनालिसिस की बात करें तो वो है एफ इज इक्वल टू के यू, एफ को बोल्ड कर दें एफ वेक्टर, के मैट्रिक्स और यू वेक्टर। सो ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। सो कहाँ हम चले थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से और फाइनली हम एक बड़ी सिंपल इक्वेशन पे आ गए जो मैट्रिक्स इक्वेशन है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। के को पॉपुलेट करें, एफ को फिल करें जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की कनेक्टिविटी के हिसाब से, एफ जो है वो लोडिंग के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा या डिटरमिन हो जाएगा। के इनवर्स इंटू एफ करें तो यू आ जाएगा। फिर यू जो ग्लोबल लेवल पे आ चुका है उससे एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट्स कैलकुलेट करें और फिर यही फॉर्मूला एलिमेंट लेवल पे लगा के एलिमेंट लेवल की फोर्सेस एफ कैलकुलेट कर लें विद नोन यू। सो यूं आपके पास सारी इंटरनल फोर्सेस वगैरह आ जाएंगी। सो अभी हम सिर्फ डिस्क्रीट मॉडल से डील करेंगे जब ई टैब्स पे जाएंगे। सो ये एक और जो है वो फिगर से शो किया जा रहा है कि कॉन्टिन्यूम को फर्दर फिर हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अभी आप सिर्फ 1 डायमेंशनल एलिमेंट से फेमिलियर होंगे जो कि फ्रेम एलिमेंट है या बीम या ट्रस एलिमेंट है, बेस्ड ऑन कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ले रहे हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल एलिमेंट भी होते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में और 3 डायमेंशनल एलिमेंट भी होते हैं। तो आप एक स्ट्रक्चर को बहुत से 2D एलिमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3D में भी कर सकते हैं और 1 डायमेंशनल एलिमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक रियल बिल्डिंग अगर है तो फॉर एग्जांपल बीम्स और कॉलम्स को 1 डायमेंशनल एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे, स्लैब्स और शियर वॉल्स वगैरह को 2 डायमेंशनल करेंगे, और अगर आपने फुटिंग को भी मॉडल करना है और फुटिंग थिक फुटिंग है, ठीक है, सो उस सूरत में हो सकता है आपको 3 डायमेंशनल एलिमेंट से फुटिंग को मॉडल करना पड़े। तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या फाइनाइट एलिमेंट मेथड एक जनरल मेथड है। डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड आप समझ लें उसका एक छोटा सा सबसेट बन जाएगा जो 1 डायमेंशनल एलिमेंट्स के लिए आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कोर्सेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन इमेजिन करें कि एक ऐसा जनरल मेथड जिसमें आप 2 डायमेंशनल एलिमेंट की भी लोकल के बना सकते हो, 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स की भी लोकल के बना सकते हो, और फिर ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जिस जिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से कनेक्टेड हुए हुए हैं एक रियल स्ट्रक्चर में,
उस हिसाब से जैसे आप के ग्लोबल असेंबल करते हैं अभी, उसमें सिर्फ वन डायमेंशन को असेंबल करते हैं, लेकिन अभी क्या करेंगे एफईएम में कि ये 1, 2 और 3 डायमेंशन जितने किस्म के एलिमेंट्स हैं, जिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से उनकी जहाँ जगह बनती है, ये के मैट्रिक्स डेवलप हो जाएगी। तो इसमें 2D और 3D एलिमेंट्स के भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी और ये पूरे स्ट्रक्चर की के ग्लोबल आपके पास आ जाएगी। और बैक एंड पे वही इक्वेशन इस्तेमाल होगी स्टैटिक एनालिसिस के लिए, F इज इक्वल टू के यू। के जो है वो मोस्ट जनरल केस होगा जिसमें सारे किस्म के एलिमेंट्स की लोकल स्टिफनेस मैट्रिसेस की कंट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह F आप जो है वो अभी आप सिर्फ जानते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो वन डायमेंशनल एलिमेंट पे लगाया जा सकता है या पॉइंट लोड, लेकिन जब आप 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स भी अपने स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर सकेंगे एफईएम बेस्ड प्रोग्राम में, तो फिर आप एरिया लोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक एरिया लोड भी अप्लाई हो सकता है और वो भी फिर उसी तरह हैंडल हो जाएगा और फाइनली एफ वेक्टर में कंट्रीब्यूट करेगा। सो इस बैकग्राउंड के साथ ये वही समरी है, बस मैं इसको क्विकली स्किप करूंगा कि रियल स्ट्रक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी हुई है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की शक्ल में। लेकिन हम बहुत सी इजम्पशंस करके आइडियलाइजेशन करके फाइनली इस इक्वेशन पे पहुंच जाते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसमें के और एफ गिवन होता है स्ट्रक्चर वाली साइड से और लोडिंग वाली साइड से, यू हमारा अननोन होता है और ये कैलकुलेट हो जाता है। अब ये जो के है किसी भी प्रोग्राम को या स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कमर्शियल पैकेज में जब आप स्ट्रक्चर को मॉडल कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप ये के मैट्रिक्स है जो इनपुट कर रहे होते हैं। बैक एंड पे प्रोग्राम ये के मैट्रिक्स डेवलप करता जा रहा होता है जैसे जैसे आप प्रॉपर्टीज एंटर करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अब आप लेट से एक 2 डायमेंशनल फ्रेम एलिमेंट की के मैट्रिक्स जरा देखें जिसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 ट्रांसलेशन, 1 रोटेशन एक नोड पर है और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरे नोड पे है। इसकी ये 6x6 की के मैट्रिक्स बन जाएगी, इससे आप फेमिलियर भी होंगे ऑलरेडी। अब इसको जरा देखें कि क्या प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रक्चर वाली साइड से जो इसको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। तो वो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं E, A, I और L। अगर यही मैं 3 डायमेंशन में लेता तो यही प्रॉपर्टीज होती। अगर एरिया एलिमेंट की के लोकल में लिखता किसी एरिया एलिमेंट की 4 नोडेड एलिमेंट की, अभी ये 2 नोडेड एलिमेंट है, लेकिन 4 नोडेड की अगर मैं लिखूंगा और उसमें लेट से हर नोड पर मैंने 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोनों ट्रांसलेशन एज्यूम की हुई हैं, तो ये टोटल 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो 8 बाय 8 की एक के मैट्रिक्स के लोकल लिखी जा सकती है एरिया एलिमेंट के लिए। वो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो प्रॉपर्टीज अभी इस्तेमाल हो रही हैं वही मिलती जुलती प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। मे बी एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी जो पॉइजन रेशियो कहलाती है उस एरिया एलिमेंट की के बनाने के लिए, बाकी यही होंगी। और ये हैं क्या? इलास्टिक मॉडुलस जो कि मटेरियल से आ रहा होगा। अगर ये एरिया एलिमेंट होता तो इसके साथ ऐड हो जाता पॉइजन रेशियो भी, वो भी मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए और आई ये दोनों अगर देखा जाए तो क्रॉस सेक्शनल शेप की ज्योमेट्री है, उसकी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है क्रॉस सेक्शनल शेप की, रेक्टेंगुलर है या जिस भी शेप का है उस हिसाब से उसका एरिया और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। लेंथ अगर देखें तो ये मेंबर की प्रॉपर्टी है, कॉलम की लेंथ कितनी, बीम की लेंथ कितनी। सो लेंथ एक मेंबर प्रॉपर्टी है, ए और आई एक क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है, और इलास्टिक मॉडुलस या अगर पॉइजन रेशियो भी चाहिए तो ये मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर इसी लोकल के से ग्लोबल के बन जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे स्ट्रक्चर की स्टिफनेस को अगर डिफाइन करना है तो आपको ये 3 प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। मटेरियल को डिफाइन करना पड़ेगा जिससे वो स्ट्रक्चर बना है, फिर उसके एलिमेंट्स की क्रॉस सेक्शनल शेप बतानी पड़ेगी, उसकी डायमेंशंस बतानी पड़ेंगी ताकि ये ए आई वगैरह कैलकुलेट हो सके, और फिर आपको एलिमेंट्स की लेंथ या एलिमेंट्स को भी ड्रॉ करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा प्रोग्राम को कि फला एलिमेंट इतने लेंथ मीटर का है। ठीक है, सो प्रोग्राम को मटेरियल प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी हमें इनपुट के तौर पे,
क्रॉस सेक्शनल शेप्स देनी पड़ेंगी और फिर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी प्रोग्राम को बताना पड़ेगा और उससे प्रोग्राम खुद ही लेंथ सारी कैलकुलेट कर लेगा और मेंबर प्रॉपर्टीज यानी लेंथ आ जाएगी और यूं प्रोग्राम के पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि के बनाने के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने के लिए चाहिए। सो इसका मतलब है इसी ऑर्डर में जब हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करते हैं इसी ऑर्डर में हम ये प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। हम मटेरियल प्रॉपर्टीज पहले डिफाइन करें प्रोग्राम के अंदर, फिर क्रॉस सेक्शनल शेप्स डिफाइन करें और फिर उन क्रॉस सेक्शनल यानी मटेरियल प्रॉपर्टीज क्रॉस सेक्शनल शेप्स के अंदर इनपुट जाएंगी और क्रॉस सेक्शनल शेप फिर मेंबर के अंदर इनपुट जाएगा। तो ये वही हायरार्की दिखाई हुई है कि मटेरियल स्टिफनेस जैसे कि इलास्टिक मॉडुलस है इससे मिल के क्रॉस सेक्शनल स्टिफनेस बनती है। मटेरियल स्टिफनेस और क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री आपस में मिल के क्रॉस सेक्शनल स्टिफनेस बनाते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टिफनेस और मेंबर ज्योमेट्री यानी मेंबर लेंथ वगैरह ये मिलके मेंबर की स्टिफनेस बनाते हैं। ठीक है, सो ई से स्टार्ट हुआ मामला, फिर ई आई जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टिफनेस है, ई आई ओवर एल जो है वो मेंबर स्टिफनेस है और फिर इनसे फाइनल स्ट्रक्चर स्टिफनेस यानी के ग्लोबल बन जाती है। के ग्लोबल ये हायरार्की मैं इसलिए बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर में भी हम इसी ऑर्डर में वैल्यूज पुट करेंगे। यानी प्रोग्राम को आप सिंपल ये समझें कि ये के मैट्रिक्स बनाने का एक ऑटोमेटिक या हमें कन्वीनियंट तरीका प्रोवाइड करता है, एक ग्राफिक तरीका प्रोवाइड करता है जब हम जो है वो एलिमेंट की खुद प्रॉपर्टीज इनपुट करते हैं ग्राफिकली यानी ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को और फिर के मैट्रिक्स बना लेता है आपका प्रोग्राम जो है। फिर वो के मैट्रिक्स आगे एफ इज इक्वल टू के यू में इस्तेमाल हो जाता है। एफ वेक्टर भी जाहिर है प्रोग्राम बनाएगा जब हम लोडिंग अप्लाई करेंगे तो फिर प्रोग्राम एफ वेक्टर भी ड्रॉ बना लेगा, डेवलप कर लेगा। तो अगर ये कंप्लीट पिक्चर देखें तो ये वो जो यूं समझ लें कि ग्रीन बॉक्स में जो चीजें हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, और प्रोग्राम इन चीजों से ग्लोबल के बनाता है, फिर ग्लोबल एफ भी बनाता है अगर लोडिंग अप्लाई करेंगे और फिर एफ इज इक्वल टू के यू सॉल्व करेगा। मटेरियल जब डिफाइन कराते हैं तो हमें कुछ बेसिक इलास्टिक मटेरियल प्रॉपर्टीज देनी पड़ती हैं। इलास्टिक मॉडुलस, पॉइजन रेशो, शियर मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये चार चीजें हमें इनपुट के तौर पे देनी होती हैं। क्रॉस सेक्शन जब डिफाइन कराते हैं तो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस और उसकी शेप डिफाइन करते हैं जिससे प्रोग्राम ए आई शियर एरिया वगैरह कैलकुलेट कर लेता है। ये के मैट्रिक्स में इस्तेमाल हो सकती है। मेंबर ज्योमेट्री में असल में जब हम एलिमेंट्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो असल में हम मेंबर की लेंथ्स वगैरह प्रोग्राम को दे रहे होते हैं, उनकी ओरिएंटेशंस दे रहे होते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी डिफाइन कर रहे होते हैं ताकि ग्लोबल के बन जाए और फिर ओवरऑल स्ट्रक्चरल लेआउट, ज्योमेट्री, बाउंड्री कंडीशंस यानी सपोर्ट कंडीशंस, ये सब कुछ स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री में ये डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये 1 2 3 4 जो है ये हमने प्रोवाइड करना है प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम ने क्या करना है कि इनकी मदद से के ग्लोबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, फिर हमने ही लोडिंग डिफाइन करनी है, उससे प्रोग्राम ने एफ ग्लोबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है और फिर अब प्रोग्राम जो है जब रन करेंगे तो एफ इज इक्वल टू के यू सॉल्व करेगा अगर आपने स्टैटिक एनालिसिस करना है, और अगर डायनामिक एनालिसिस करना है तो फिर वो डिटेल्ड इक्वेशन जो है एम यू डॉट डॉट प्लस सी यू डॉट प्लस के यू इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वो डायनामिक इक्वेशन सॉल्व करेगा। सो ये वो सारे स्टेप्स हैं। हमने स्टार्ट किया स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन से, फिर डिस्क्रिटाइज किया स्ट्रक्चर को। तो ये तो मैंने इनको -1 और 0 स्टेप लिखा है बिकॉज ये वो काम है जो इवन आप सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले करेंगे। जब सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो ये चार चीजें देंगे जो अभी डिस्कस हुआ, इसको समझ लें कि इनके आगे प्रॉपर्टीज लिख लें, मटेरियल प्रॉपर्टीज, क्रॉस सेक्शनल शेप्स, मेंबर लेंथ्स और स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन या ओवरऑल ज्योमेट्री। ये चार चीजें आप देंगे जब के बना लेगा प्रोग्राम। सो ग्रीन का अगेन मतलब ये है कि जो हम फाइनाइट एलिमेंट प्रोग्राम में इनपुट करेंगे। ब्लू का मतलब है ये हमें एनीवेज प्रोग्राम यूज करें या ना करें ये पहले करना पड़ेगा। लोड्स भी ग्रीन में आते हैं यानी ये भी हम प्रोवाइड करेंगे।
अगर स्टैटिक लोड लगाएंगे तो प्रोग्राम एफ वेक्टर बना लेगा, अगर डायनामिक लोड लगाएंगे, ठीक है, तो प्रोग्राम एफ ऑफ टी वेक्टर बना लेगा, जो सारी की सारी डायनामिक लोड्स पर मुश्तमिल वेक्टर होगा। और इसके अलावा जो ब्राउन बॉक्स है, ये वो काम है जो प्रोग्राम खुद हमारे लिए करेगा, ये हमने नहीं करना। वो क्या है, अगर ई टैब्स की बात करें तो वो स्टैटिक एनालिसिस में एफ इज इक्वल टू के यू सॉल्व होगा। अगर आपने डायनामिक एनालिसिस किया यानी डायनामिक लोडिंग लगाई है तो फिर एम यू डॉट डॉट प्लस सी यू डॉट प्लस के यू इज इक्वल टू एफ ऑफ टी सॉल्व हो जाएगा। डायनामिक के केस में ये दो नई मैट्रिसेस भी प्रोग्राम को बनानी पड़ेंगी पहले, एक है मैस मैट्रिक्स और दूसरी है डैम्पिंग मैट्रिक्स। ठीक है, सो डायनामिक एनालिसिस करने के लिए दो एडिशनल इनपुट्स आपको देनी पड़ती हैं। एक, आपको प्रोग्राम को यह बताना पड़ता है कि मैस मैट्रिक्स कैसे बनाई जाए, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और दूसरा ये कि एक सी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो बेसिक इनपुट है, जो डैम्पिंग रेशो है, ये आपको देनी पड़ती है। प्रोग्राम इसको यूज करके सी मैट्रिक्स डेवलप कर लेता है। सो के इसने पहले बनाया होगा, जो एनीवेज उसने बनाना है स्टैटिक एनालिसिस करने के लिए, और एफ भी जब आप लोडिंग लगाएंगे तो बन जाएगा। सो यूं या स्टैटिक या डायनामिक एनालिसिस रन होता है, उससे लोकल फोर्सेस जितनी भी पोस्ट प्रोसेसिंग से रिजल्ट्स हैं वो आ जाते हैं। फिर वो रिजल्ट्स अगर ई टैब्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल डिजाइन में भी यूज हो सकते हैं। यानी ई टैब्स जो है वो इंटीग्रेटेड एनालिसिस और डिजाइन प्रोग्राम है, एनालिसिस भी करेगा और अगर आप चाहें तो उन एनालिसिस के नतीजे में जो डिजाइन फोर्सेस आ रही हैं उनसे डिजाइन भी रन करके आपको फाइनल रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर देगा एलिमेंट्स के अंदर। सो ये दोनों काम एनालिसिस और डिजाइन ई टैब्स में हो सकते हैं। सो ये वही बात है जो मैंने पहले भी बताई कि जो जिन एलिमेंट्स में आपने अपने स्ट्रक्चर को डिस्क्रिटाइज करना है आइडियलाइज करके, वो या वन डायमेंशनल हो सकते हैं या टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल। ठीक है, सो ई टैब्स में सिर्फ वन और टू डायमेंशनल एलिमेंट्स हैं। सेट 2000 में 3D एलिमेंट भी है जिसको सॉलिड एलिमेंट या ब्रिक एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सो लेकिन ई टैब्स में सिर्फ 1D और 2D एलिमेंट्स की बात करेंगे। जाहिर है कि जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे स्लैब्स हैं, थिन फाउंडेशंस हैं या शीयर वॉल्स हैं, ये 2D एलिमेंट जो कि शेल एलिमेंट है उससे मॉडल होंगे। वन डायमेंशनल एलिमेंट्स से बीम्स, कॉलम्स, स्ट्रट्स और इसी तरह और कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कोई ब्रेसेस हैं फॉर एग्जांपल, इस किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं वो वन डायमेंशनल एलिमेंट से मॉडल होंगे। अब इसमें एक फाइनल बात ये है ई टैब्स पे जाने से पहले कि ये दो वर्ड जो हैं ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं बट इनमें फर्क है। एक है फाइनाइट एलिमेंट्स जो कि जनरल आइडियलाइज्ड एलिमेंट्स हैं, जो जैसे कि मैं बात करूं तो फ्रेम एलिमेंट है जो कि वन डायमेंशनल एलिमेंट है, इसी तरह ट्रस एलिमेंट भी वन डायमेंशनल है, ये जनरल एलिमेंट। इसी तरह एरिया एलिमेंट्स या 2D एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा एक वर्ड यूज किया शेल एलिमेंट, ये एक 2 डायमेंशनल एलिमेंट है। सो एक तो है टर्मिनोलॉजी फाइनाइट एलिमेंट्स की। 3D की अगर बात करें तो जैसे अभी मैंने कहा सॉलिड एलिमेंट, ठीक है, ये आइडियलाइज्ड एलिमेंट्स हैं, ये किसी भी रियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये खुद से जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं तो इससे मुराद बीम, कॉलम, स्लैब नहीं होता, इससे मुराद होता है कोई आइडियलाइज्ड एलिमेंट जिसको किसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिपीटेडली इस्तेमाल किया जा सके। इसके बरक्स मैं जब सिंपल कंपोनेंट्स कहता हूं, कंपोनेंट्स या ई टैब्स में इसके लिए ऑब्जेक्ट्स का वर्ड भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स। इससे मुराद रियल एलिमेंट्स होते हैं जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। सो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और फाइनाइट एलिमेंट्स को आपस में मिक्स नहीं करना, ये कंसेप्चुअल एलिमेंट्स हैं फाइनाइट एलिमेंट्स, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स रियल एलिमेंट्स होते हैं। सो इससे मुराद क्या है, जैसे बीम, कॉलम, ठीक है, या स्लैब्स। अब ई टैब्स इनके लिए ऑब्जेक्ट्स का वर्ड यूज करता है, और तरीकेकार ई टैब्स का ये है या बाकी प्रोग्राम्स का भी कि वो यूजर से कहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करें, बीम ड्रॉ करें, वो बीम की टर्मिनोलॉजी लिखी होगी वहीं पे बीम की तरह आप ड्रॉ कर रहे होंगे, कॉलम ड्रॉ करें
या स्लैब्स ड्रॉ करें, शियर वॉल ड्रॉ करें, इस टर्मिनोलॉजी में आप असल में जब मॉडल ड्रॉ कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर रहे होंगे, लेकिन बैक एंड पे प्रोग्राम असल में उनको फाइनाइट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करता जा रहा होगा या उनको मैप करता जा रहा होगा। तो इधर आपने एक बीम ड्रॉ की तो एक बीम ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया। जब आप एनालिसिस रन करेंगे तो पहला काम ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल आपने ड्रॉ किया होगा वो बैक एंड पे फाइनाइट एलिमेंट मॉडल में कन्वर्ट होगा पहले नंबर पे। सो ये जो आप मॉडल देख रहे होंगे या जो आपको नजर आ रहा होगा, जो आप ड्रॉ कर रहे होंगे, इसको ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप बीम, कॉलम, स्लैब्स की शक्ल में बात कर रहे हैं। बैक एंड के ऊपर फाइनाइट एलिमेंट मॉडल जो है, एफई मॉडल, वो क्रिएट होता जाता है। बेसिकली पहला स्टेप ही एनालिसिस का ये है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल से एफई मॉडल बनाओ। अब उसमें डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो ऑप्शंस चल रही हैं प्रोग्राम में, जो भी आप वर्जन वगैरह यूज कर रहे हैं, सो कई दफा तो ऑब्जेक्ट में और फाइनाइट एलिमेंट में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। इधर आपने एक बीम लगाई, उधर एक फ्रेम एलिमेंट बैक एंड पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर कॉलम लगाया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फ्रेम एलिमेंट वो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसको कई फाइनाइट एलिमेंट्स एक टाइप के वो रिप्रेजेंट करें। मसलन आपने एक बड़ी सी स्लैब लगा दी और प्रोग्राम के अंदर डिफॉल्ट में ये ऑप्शन है कि अगर लेट से ये एक बीम है और 3D व्यू में अगर देखें ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, और आपने एक स्लैब ऐसे लगा दी है बड़ी सी। ठीक है, सो अब होगा ये कि आप तो एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जाहिर है इस स्लैब ने बीम पे लोड ट्रांसफर करना है, तो प्रोग्राम क्या करेगा कि वो स्लैब को यहां से एक कट लगाएगा, इसको दो फाइनाइट एलिमेंट्स में या 2 डायमेंशनल शेल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देगा ताकि ये लोड ट्रांसफर कर सके बीम पे। सो इस सूरत में हुआ ये कि आपने तो एक ऑब्जेक्ट बनाया बड़ा, लेकिन प्रोग्राम ने कनेक्टिविटी को देखते हुए, लोड ट्रांसफर को देखते हुए उसको दो शेल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो ऐसा भी मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट को कई एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हो मिलके। अब होता यह है कि जब ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल को रन किया जाता है तो एफई मॉडल बनता है सबसे पहले, फिर रिजल्ट भी फाइनाइट एलिमेंट मॉडल के आते हैं, और वो रिजल्ट फिर एंड पे विजुअलाइजेशन के लिए दोबारा से ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के ऊपर ओवरले होके शो हो रहे होते हैं। तो हमें हमारी बीम के ऊपर एसएफडी, बीएमडी बनी हुई नजर आ रही होती है, बीम की डिफ्लेक्शन, स्लैब की डिफ्लेक्शन नजर आ रही होती है, बट बेसिकली वो फाइनाइट एलिमेंट मॉडल के रिजल्ट्स होते हैं जो कि दोबारा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर शो हो रहे होते हैं। तो ये ई टैब्स का तरीकेकार है या सैप का। सो ये बैकग्राउंड जानने के बाद हम क्विक सा एक इंट्रोडक्शन करते हैं ई टैब्स का। सो अब मैं ई टैब्स पे जाता हूं। सो आप CSI की वेबसाइट पे जाके ई टैब्स का एक इवैल्यूएशन वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि जिसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह होंगी। ये सीखने के लिए प्रोग्राम को बहुत यूज़फुल होगा। कमर्शियल पर्पसेस के लिए जाहिर है कि ये प्रोग्राम आपको बाय करना पड़ेगा उनसे, उनका सेल्स की जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। सो ये इंटरफेस है मेरे पास इस वक्त जो है वो 2017 वर्जन 17 है, बट आई थिंक के वर्जन 19 भी इसका अवेलेबल है, ई टैब्स का जो अपडेटेड वर्जन है। जो वर्जन 9.7.4 के बाद जो मेजर चेंज है वो 2013 और 16 वर्जन हैं ई टैब्स के, यानी 13 और 16 वर्जन जो हैं उनमें मेजर चेंज है कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन्स। और फिर 16 ऑनवर्ड जो है वो इसमें फर्दर कुछ एडवांस्ड फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन कोई खास बड़ा एनालिसिस में यूं समझ लें कि फर्क नहीं है। स्पेशली नॉन लीनियर कंपोनेंट्स नए से नए ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ लीनियर इलास्टिक मॉडलिंग की बेसिक सी बात करेंगे। सो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में मैं ज्यूम करूंगा कि आप पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। सो जो लोग ऑलरेडी इसमें प्रोफिशेंट हैं इसके यूज़ में भी वो इतने उनके लिए ये यूज़फुल ना हो डिमॉन्स्ट्रेशन, बट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होगी। सो सबसे पहले तो
इसका इंटरफेस समझ लें। अगर मैं लेट से पहले फाइल पे क्लिक करके एक न्यू मॉडल स्टार्ट कर देता हूं, और उसके बाद जब न्यू मॉडल आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ डिफ़ॉल्ट में कुछ चीज़ें पहले आएंगी आपके पास, वो आपको डिसाइड करनी होंगी। उनमें एक तो कि आपके ग्लोबल यूनिट्स क्या होंगे मॉडल के, ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड। आप एक कंसिस्टेंट यूनिट्स में मॉडल स्टार्ट करें और सारी इनपुट्स फिर उन्हीं यूनिट्स में आप देंगे। और इसके अलावा जो कोड डिज़ाइन, अगर आप ऑटोमेटेड डिज़ाइन करना चाहते हैं तो क्या कोड इस्तेमाल हो, ये भी आपको जो है वो अभी ही यहीं पे डिसाइड करना होगा, ये भी बाद में चेंज किया जा सकता है। सो यूनिट्स की अगर बात करें सबसे पहले, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट यूनिट्स हैं वो उसके साथ आप जा सकते हैं, और आप सेटिंग किसी मॉडल फाइल से भी ले सकते हैं। और अगर आप अपनी चॉइस चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे यूनिट सेलेक्ट करने की जो है वो ऑप्शन है। इसमें आप या यूएस कस्टमरी कर सकते हैं या मीट्रिक एसआई, एमकेएस यूनिट्स भी हैं। यूएस कस्टमरी करेंगे तो पाउंड्स में फोर्स होगी, फीट में लेंथ होगी, और इसी तरह जो टाइम के यूनिट तो सेकंड ही होंगे। एसआई में ज़ाहिर है कि वो न्यूटन्स में फोर्स होगी और मीटर्स में लेंथ होगी। स्टील सेक्शन डेटाबेस, अगर आप स्टील डिज़ाइन करते हैं और आप कोई डेटाबेस यूज़ करते हैं जिसमें से कोई ऑप्टिमम क्रॉस सेक्शन जो है वो सेलेक्ट करना होगा प्रोग्राम ने, तो वो कौन सा डेटाबेस है, ये एक पूरी लिस्ट है जो डिफरेंट डेटाबेसेस पर मुश्तमिल है। अगर आपका इंटेंशन स्टील सेक्शन डिज़ाइन करना है तो फिर आप अपना मतलूबा कोड इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टील डिज़ाइन कोड, ये भी कई कोड्स अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल कोड्स। और कंक्रीट डिज़ाइन कोड इस वर्जन में ACI 318-14 तक अवेलेबल है, और भी कई इंटरनेशनल कोड्स हैं, लेकिन अभी ACI 318-19 भी आ चुका है। सो ये पहली चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट में आपने पहले स्टार्ट में ही सेलेक्ट करनी है, बाद में चेंज हो सकती हैं, बट अगर आपने बाद में डिज़ाइन रन नहीं करना, सिर्फ एनालिसिस करना है, तो फिर ये इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये तो ज़ाहिर है डिज़ाइन में इस्तेमाल होने वाली ऑप्शंस हैं, लेकिन यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम यूएस कस्टमरी के साथ ही जाते हैं, इसको ओके कर देता हूं मैं। जब ओके करूंगा तो मेरे पास मॉडल को स्टार्ट करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इन टेम्पलेट्स को मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी इस्तेमाल कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो जस्ट ब्लैंक के साथ भी जाके अपनी मर्जी से कोई मॉडल स्टार्ट कर सकता हूं। सो जाहिर है कि ये जो कुछ सिंपल किस्म के टेम्पलेट्स हैं, स्टील डेक या फ्लैट स्लैब है या और किस्म के हैं, अगर आप इसी तरह का स्ट्रक्चर एनालाइज करना चाह रहे हैं फिर तो ये यूजफुल हैं, बट मोस्टली आप इस ग्रिड ऑनली के साथ जाएंगे या ब्लैंक के साथ जाएंगे। ब्लैंक के केस में अब आप खुद से अपनी ग्रिड लाइंस ड्रॉ करेंगे और उनके मुताबिक एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं ग्रिड ऑनली पे लेट से जाता हूं, और उस सूरत में फिर मुझे ये फॉर्म फिल करना है। अगर मैं स्टील डेक पे जाता तो एक नया फॉर्म हो जाता ओपन, जिसमें फिर उस स्टील डेक की प्रॉपर्टीज या ज्योमेट्री मैं देख के ओके करूंगा तो वो खुद ही मॉडल क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फ्लैट स्लैब में जाता हूँ। फ्लैट स्लैब में मैंने क्लिक किया तो ये कुछ फ्लैट स्लैब की ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं, ड्रॉप पैनल होगा नहीं होगा, अगर होगा तो उसका साइज क्या होगा, इसी तरह बॉटम पे सपोर्ट कंडीशंस क्या होंगी। मतलब ये पूरा का पूरा मॉडल मुझे इस फॉर्म को फिल करने से ही एक बना देगा। सो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें इसने पूछ ली हैं, ये मैं लेट से अभी डिफ़ॉल्ट में ही ओके करके ओके करूँगा अगर, तो फ्लैट स्लैब मॉडल जो डिफ़ॉल्ट में एज अ टेम्पलेट पड़ा हुआ था वो ओपन हो जाएगा इसमें। सो इसमें ये देखें कि दो विंडो बाय डिफ़ॉल्ट आ गई हैं जिसमें मॉडल अभी शो हो जाएगा। ये तीसरी मॉडल एक्सप्लोरर विंडो कहलाती है, जिसमें सारी ऑप्शंस एक ऑर्डर में अवेलेबल हैं ताकि आप इजी एक्सेस कर सकें। सो ये मॉडल आपके पास आ गया, इसमें एक प्लान व्यू होगा, ठीक है, जो कि किसी एक स्टोरी का प्लान शो कर रहा होगा, और कौन सी स्टोरी होगी वो भी यहाँ पर इसके नाम के साथ लिखा होगा। सो ये स्टोरी नंबर 4 है। ऑलरेडी एक 4 स्टोरी जो टेम्पलेट मॉडल है वो बन गया, और इसमें स्टोरी नंबर 4 का प्लान आप यहाँ देख रहे हैं। ये 3D व्यू है। सो जो व्यू ऑप्शंस होंगी वो अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सो ये जो ऑप्शंस हैं ये
व्यू ऑप्शंस हैं, 3D प्लान, एलिवेशन, फिर ये जूम ऑप्शंस हैं। जिस भी इन दोनों में से जिस व्यू पे क्लिक करके ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ उसी व्यू पर एप्लीकेबल होंगी, और वो व्यू जो है उसका ये हाईलाइट हो जाएगा उसका नाम, जो कि व्यू एक्टिव व्यू होगा। तो अभी 3D व्यू एक्टिव नहीं है, अभी क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया। सो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो ये देखिए अब सिर्फ 3D व्यू जूम आउट हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह इस पे क्लिक करके जूम आउट करूंगा तो अब ये प्लान व्यू जूम आउट या जूम इन हो रहा है। आप इनको बदल भी सकते हैं, इस व्यू को एक को काट भी सकते हैं, लेकिन कम से कम एक व्यू जो है वो मॉडल का हमेशा रहेगा इसके ऊपर। सो अगर मैं 3D व्यू को काट दूं यहाँ पे, ठीक है, सो अब ये सिर्फ एक व्यू रह गया जो प्लान व्यू है। अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ 3D पे क्लिक करता हूँ तो ये व्यू 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये व्यूज जाहिर है कि ये अभी एक कंप्लीट ज्योमेट्री हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए ये व्यूज काम कर रहे हैं। ये रोटेट 3D व्यू का कमांड है, इसको क्लिक करके अगर आप मॉडल को रोटेट करना चाहें, देखना चाहें, तो यूं आप रोटेट कर सकते हैं। सो ये तो डिफरेंट व्यू ऑप्शंस हैं, और ये आप बाद में इसको देखते भी रहेंगे, ये आप खुद से भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। डिफरेंट जूम ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसको दोबारा 3D व्यू कर देते हैं, और मैं यहाँ से एक नया व्यू ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको दूसरी स्क्रीन पे खैर आ रहा है, लेकिन ये ऐड न्यू विंडो की कमांड यहाँ पे आ जाएगी। सो एक खुद ही नई विंडो ऐड हो जाएगी। अभी दोनों 3D व्यू हैं, किसी एक पे क्लिक करके लेट से इस वाले को मैं प्लान व्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। प्लान व्यू का ये बटन है, फिर ये एलिवेशन व्यू है। जब प्लान पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें जितने भी लेवल्स इस बिल्डिंग के बने हुए हैं पहले से वो शो हो जाएंगे। सो मैं किसी भी लेवल को क्लिक करके अप्लाई करूंगा तो ये अब लेवल 3 या स्टोरी नंबर 3 का एक प्लान व्यू आ गया मेरे पास। सो इंटरफेस पहले तो एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक मॉडल जीरो से स्टार्ट करना देखते हैं, ज्योमेट्री कैसे क्रिएट करेंगे। फाइल में तो कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आप खुद एक्सप्लोर कर लेंगे। एडिट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जो अगर आपने ज्योमेट्री में ऑलरेडी चीज बना चुके हुए हैं, ड्रॉ कर चुके हुए हैं, उसको एडिट करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक एरिया एलिमेंट ड्रॉ किया, अब आप चाहते हैं कि मैं इसको 2 में डिवाइड कर दूं या 4 में 2x2 का कट लगा दूं, तो आप क्या करेंगे, उस एरिया एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और एडिट में फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगी, एडिट शेल्स में, डिवाइड शेल्स में आप चले जाएंगे। इसी तरह यानी जो भी चीज आपने ज्योमेट्री में मॉडिफाई करनी है, लाइन एलिमेंट है उसको 2 में तोड़ना है, 2 को 1 में कन्वर्ट करना है, किसी पॉइंट को जो है वो मूव करवाना है, वो सारी ऑप्शन यहाँ पे हैं। व्यू के अंदर डिफरेंट व्यू ऑप्शंस हैं, इसके अंदर जूम ऑप्शंस भी हैं, फिर और भी ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिफाइन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू है इस ई टैब्स में। इसमें आप सारी की सारी इनपुट्स डिफाइन करते हैं जो यूजर की तरफ से सॉफ्टवेयर को चाहिए होती हैं। जैसे कि देखें यहाँ मटेरियल प्रॉपर्टीज है, फिर क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज है, अभी हमने देखा कि ये दो आपने लाजमी देनी होती हैं। फिर इसके अलावा जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप मेंबर प्रॉपर्टीज दे रहे होंगे। फिर लोडिंग पे आ जाएं, जैसे यहाँ लोड पैटर्न्स की ऑप्शन है, लोड केसेस की ऑप्शन है, लोड कॉम्बिनेशंस की ऑप्शन है। ये सारी वो चीजें हैं जो जिनका ताल्लुक लोड से है। उसके बाद ये ड्रॉ की मेन्यू है, इसमें सारे ड्राइंग टूल्स हैं। जब आप ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे होंगे तो आपके ज़्यादातर टाइम जो है वो इस मेन्यू में गुजरेगा। बाय द वे ये जितनी ऑप्शंस ऊपर मेन्यू में, इनके टूल बार्स भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ व्यू में ये जूम ऑप्शंस का टूल बार ऑलरेडी अवेलेबल है जो ऊपर यहाँ सेट हुआ हुआ है। आप इन टूल बार्स को भी डिस्प्लेस भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह जो ड्रॉ के टूल बार हैं वो ज्यादातर ये लेफ्ट साइड पे जो पैन आपको नजर आ रहा है इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वही ऑप्शंस ऊपर भी हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक 80% ऑफ द टाइम आपका जो मॉडलिंग में गुजरेगा वो या डिफाइन में या ड्रॉ में, इन दो मेन्यूज में गुजरेगा। उसके बाद सिलेक्ट है। सेलेक्ट की जो मेन्यू है इसमें आपको जाहिर है कि ई टैब्स में जब एलिमेंट्स आपने सेलेक्ट करने होते हैं, फॉर एग्जांपल लोड अप्लाई करना है या कुछ एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है, इस सारे काम के लिए आपको एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, सेलेक्टेड एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स को। तो अब असल में ओवरऑल मॉडल तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि विजुअली आप देख के सेलेक्ट नहीं कर सकते।
आप नहीं कह सकते कि मैं माउस के क्लिक से सिलेक्ट कर लूँ सारे वो एलिमेंट जो फॉर एग्जांपल जिनका क्रॉस सेक्शनल साइज ये है। तो उसके लिए फिर एक सिस्टमैटिक तरीका है एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का कि हम यहाँ से जाके उनकी प्रॉपर्टीज की क्राइटेरिया लगा के उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं कह सकता हूँ कि सारे वो फ्रेम एलिमेंट्स बीम और कॉलम सेलेक्ट हो जाएं जिनकी फ्रेम प्रॉपर्टी ये वाली है, कंक्रीट कॉलम असाइन हुई हुई है। जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो बॉटम के ऊपर यहाँ पर जो भी चीज़ें सेलेक्ट हुई हुई हैं उनका एक समरी आ जाएगी। तो 64 फ्रेम सेलेक्ट हुए हुए हैं, एक शेल एलिमेंट सेलेक्ट हुआ हुआ है, 2 स्ट्रिप्स सेलेक्ट हुई हुई हैं, ये डिज़ाइन पर्पज़ के लिए स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं। सो ये डिफ़ॉल्ट मॉडल में जो जो कुछ सेलेक्ट हुआ है वो अभी यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर उसके बाद असाइन, लोड्स वगैरह असाइन करने एलिमेंट्स को या कोई भी और प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को असाइन करनी है तो वो ऑप्शन आपको इस मेन्यू में मिलेगी। फ्रेम लोड्स देख लें, शेल लोड यानी एरिया लोड्स, इसके अलावा और किस्म के लोड्स हैं। फिर अकेले एलिमेंट्स को अगर कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है किसी फ्रेम एलिमेंट को यानी बीम या कॉलम को, ये वो सारी डिटेल चीज़ें हैं जो असाइन हो सकती हैं। इनमें से बहुत सी चीज़ें एडवांस चीज़ें हैं। ज्योमेट्री क्रिएट हो गई। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने जो बॉटम नोड्स हैं, जो ये नोड्स हैं, इनको कोई सपोर्ट कंडीशन भी असाइन करनी है। तो वो जाहिर है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नोड्स को असाइन होती है या जॉइंट्स को असाइन होती है। सो असाइन में जाएंगे और यहाँ जॉइंट में चले जाएंगे और यहाँ पर रिस्ट्रेंट्स में वो ऑप्शन होगी। सो डिटेल से अभी स्क्रैच से भी मॉडल देखते हैं या अगले सेशन में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप फेमिलियर हो जाएं कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो देखें अभी फाइनाइट एलिमेंट की लैंग्वेज में मैं नोड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट ई टैब्स में जॉइंट का वर्ड है। ठीक है, सो जॉइंट एलिमेंट है एक जो जिसको आप एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो ये जॉइंट भी एक एलिमेंट की तरह ई टैब्स में मॉडल किया जाता है जिसको फिर ये प्रॉपर्टीज असाइन हो सकती हैं। ज्योमेट्री और कंप्लीट हो जाएगी, लोड लेट से अप्लाई हो गया और बाउंड्री कंडीशंस भी दे दी। अब आप एनालाइज में जा सकते हैं और यहाँ पर आप लोड केसेस जो आपने पहले से बना रखे होंगे डिफाइन में वो रन कर सकते हैं। तो रन की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है F5 या ये यहाँ पर भी डायरेक्ट भी अवेलेबल है ये इस बटन की शक्ल में। ठीक है, इसके अलावा जब एनालिसिस रन हो जाएगा तो ये डिस्प्ले वाला जो मेन्यू है ये लाइव हो जाएगा। अभी ये इनएक्टिव है बिकॉज इसमें जो है वो एनालिसिस अभी रन नहीं हुआ हुआ, वरना ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती या इनमें से कुछ ऑप्शंस जो एप्लीकेबल हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी और आप रिजल्ट्स देख सकेंगे। एनालिसिस रिजल्ट्स के बाद अगर आपने इसको डिज़ाइन भी करना है तो ये डिज़ाइन का मेन्यू है। इसमें हर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट के लिए आपके पास ये डिज़ाइन की ऑप्शंस हैं। अब जाहिर है कि एनालिसिस के बरक्स जो डिज़ाइन होता है वो बिल्डिंग कोड डिपेंडेंट होता है। एनालिसिस में तो जाहिर है कि वो तो जनरल थ्योरी है ना, FEM तो एक यूनिवर्सल थ्योरी है, लेकिन डिज़ाइन जो है वो बिल्डिंग कोड के हिसाब से होता है, वो कोड बाय कोड वेरी करेगा। तो इसलिए कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में आप प्रेफरेंसेस में कोड पहले तो सेलेक्ट करेंगे। ये पहले से आपने ACI 318-14 किया हुआ है स्टार्टिंग में, वरना लेकिन कोई भी और कोड हो सकता है। जो कोड सेलेक्ट करेंगे उसमें जो पैरामीटर्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ वैल्यू डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी, आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरो कोड करता हूँ तो ये वो लिस्ट है सारे फैक्टर्स की जो इसमें इस्तेमाल होंगे डिज़ाइन में, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। बट ये तब करेंगे जब आपने ऑटोमेटेड डिज़ाइन भी करना है ई टैब से ही। और फिर एंड पे जो कुछ जनरल ऑप्शंस हैं, कुछ टूल्स हैं, मिसाल के तौर पे आप कुछ प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ ये वाला व्यू है जिसको मॉडल एक्सप्लोरर कहते हैं। सारी की सारी मॉडल की जो डिटेल्स हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, लोड जो लगाए गए हैं, क्रॉस सेक्शन जो डिफाइन किए गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इन 4 टैब्स में मिल जाएंगी। मॉडल के अंदर जो बेसिक इनपुट्स दी गई हैं वो मिल जाएंगी। कुछ भी आप अगर इसमें जाते जाएं ये ट्री में और फाइनल आप चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब है हर वो चीज़ जो आपने यहाँ मेन्यूज में से सेलेक्ट करके लेके आनी है वो यहाँ से भी आप वही उसी ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो ये एक ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है जो लेफ्ट साइड पे मॉडल एक्सप्लोरर की शक्ल में है। कुछ चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं एनालिसिस के बाद,
वो टेबल्स जनरेट करवा सकते हैं और रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये एनालिसिस के बाद कर सकते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं। जो पहली सबसे बेसिक चीज़ थी कि मॉडल मैं नया स्टार्ट करूंगा, एक मटेरियल प्रॉपर्टीज, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, और फिर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना यानी ज्योमेट्री असाइन करना, मेंबर प्रॉपर्टीज, ये यहाँ तक आज देख लेते हैं। और फिर लोड्स अप्लाई करना और एनालिसिस रन करके रिजल्ट्स देखना, ये नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। सो अभी मैं इसको सेव नहीं करता मॉडल को, और दोबारा से न्यू मॉडल स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से। सो यूएस यूनिट्स के साथ ओके करता हूँ और उसके बाद ग्रिड ऑनली पे क्लिक करता हूँ और ये वाला फॉर्म देखता हूँ। ग्रिड ऑनली में ये होगा कि एक एक्स वाई जेड में एक ग्रिड बन जाएगी जो मुझे मॉडल की ज्योमेट्री को ड्रॉ करने में हेल्प करेगी। लेकिन ग्रिड लाइंस जो है वो एज सच कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो सिर्फ ड्राइंग के लिए वो हेल्प करती हैं। तो अब मैं कितनी ग्रिड लाइंस एक्स में चाहता हूँ, कितनी वाई में चाहता हूँ और कितनी जेड में चाहता हूँ, यानी हाइट की शक्ल में, वो मैं यहाँ पे असाइन करूंगा। फिर उनकी तीनों की स्पेसिस भी देनी है, कितने कितने फासले पे ये लाइंस हों। एक्स और वाई एक्सिस जो है ग्लोबली ई टैब्स में, वो प्लान व्यू के एक्सिस हैं, ठीक है, यानी बिल्डिंग की जो प्लान है वो एक्स वाई व्यू है। जेड व्यू जो है वो वर्टिकल एक्सिस है, बिल्डिंग की हाइट का एक्सिस है, ठीक है। सो एक्स और वाई में कितनी कितनी लाइनें हो, तो लेट से मैं कहता हूं एक्स में, यानी अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूं तो मुझे कितनी लाइंस चाहिए, वो बेसिकली वर्टिकल लाइंस होंगी। एक्स डायरेक्शन में जो लाइंस होंगी वो वर्टिकल लाइंस होंगी। यानी अगर मैं लेट से क्विकली आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो जब ई टैब्स ये कहता है कि एक्स डायरेक्शन में कितनी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, तो वो बेसिकली लाइंस की डायरेक्शन वाई की तरफ होगी, लेकिन वो एक्स में असल में आप ड्रॉ कर रहे होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें जब मैं कहता हूं कि लाइंस इन एक्स डायरेक्शन, ये कितनी हैं, लेट से मैं कहता हूं 4 लाइंस। तो बेसिकली ये एक्स है, अगर मैं प्लान व्यू बिल्डिंग का देख रहा हूं टॉप से यानी ऊपर से देख रहा हूं, तो ये एक्स और वाई व्यू है जो प्लान व्यू है। तो 4 डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन में 4 लाइंस हैं तो वो बेसिकली यूं होंगी, ऐसे 1 2 3 और 4। और अगर मैं कहता हूं लाइंस इन वाई डायरेक्शन, और वो मैं कहता हूं 3 है, तो वो बेसिकली 1 2 और 3, यूं एक आपके पास प्लान व्यू में ग्रिड लाइंस लग जाएंगी। तो एक तो आपने इन लाइंस की एक्स और वाई में तादाद देनी है, फिर इनकी स्पेसिंग भी देनी है, ठीक है। तो एक्स की स्पेसिंग होगी बेसिकली इन लाइंस के दरमियान, ये एक आप दे देंगे स्टार्टिंग में बेस्ड ऑन जो आपकी ज्योमेट्री या प्लान व्यू है, लेकिन बाद में ये मॉडिफाई होती रहेंगी, आखिर तक मॉडिफाई होती रहती हैं, बिकॉज आपने पूरी ज्योमेट्री जब क्रिएट करनी है तो आपको नई लाइंस भी बाद में ऐड करनी पड़ेंगी, फिर इनकी स्पेसिंग्स भी यूनिफॉर्म नहीं होंगी, जाहिर है सारे बेस जो है एक्स में और वाई में सेम स्पेसिस के नहीं होंगे। तो एक्स की स्पेसिंग ये हो जाएगी और वाई की स्पेसिंग ये हो जाएगी। तो ये आप एक स्टार्टिंग में एक स्पेसिंग दे दें रफली अपनी जो प्लान व्यू है बिल्डिंग जिसका आप मॉडल बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। और फिर स्टोरी हाइट और स्टोरी नंबर ऑफ स्टोरीज ये भी आपने देनी है। सो अगर मैं दोबारा बैक जाता हूं, सो वहां पर आपको ये सारी चीजें देनी है, स्टोरी की तादाद भी और स्टोरी हाइट भी। सो ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरीज 4 हैं, एक्स और वाई दोनों में 4 4 लाइंस लेट से कर लेते हैं, या एक्स में चलें 6 कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ 6 एंटर कर देता हूँ, वाई में 4, यानी एक तरह की रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बन जाएगी। एक्स में जो डायमेंशन है वो 24 फीट है, इसको लेट से हम 15 फीट कर देते हैं, वाई में भी लेट से 15 फीट है, या वाई में 20 फीट कर देते हैं, या यूं करते हैं कि x के 20 कर देते हैं और y के 15 कर देते हैं। फिर इसके बाद नंबर ऑफ स्टोरीज लेट से 4 ही रखते हैं। टिपिकल स्टोरी हाइट और बॉटम स्टोरी हाइट ये दोनों सेम भी हो सकती हैं, बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि बॉटम स्टोरीज की हाइट थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है अगर वो लेट से किसी कमर्शियल बिल्डिंग की लॉबी है या कुछ पार्किंग वगैरह है।
लेकिन हम लेट से एज्यूम करते हैं कि दोनों की टिपिकल की भी हाइट 12 है, यानी ऊपर वाली सारी स्टोरीज की भी और बॉटम स्टोरी की भी 12 है। अगर आप चाहें तो इनको यहीं पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग वगैरह करके ये एडिट ग्रिड डेटा में चले जाएं तो वह एक डिटेल्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें लाइन बाय लाइन आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बाद में भी यही फॉर्म ओपन करके इसको किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप चाहें तो स्टोरी डेटा को भी आप यहाँ से एडिट स्टोरी डेटा में करें और ये एक डिटेल फॉर्म आ जाएगा जिसमें एक एक स्टोरी की हम अपनी मर्जी से हाइट बदल सकते हैं, नई स्टोरी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है मास्टर स्टोरी का। अब इसमें बाय डिफॉल्ट जो सबसे ऊपर वाली स्टोरी है वो मास्टर स्टोरी को यस हुआ हुआ है, नीचे वाली को नो हुआ हुआ है और नीचे वाली को सिमिलर टू 4 सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि जो नीचे वाली सारी स्टोरीज हैं वो असल में कॉपीज हैं ऊपर वाली स्टोरी 4 की। ये ऑप्शन या ये फीचर तब इस्तेमाल होता है कई दफ़ा कि कई दफ़ा आप कोई भी चीज़ असाइन करते हैं स्टोरी 4 को तो साथ ही उसमें ऑप्शन अवेलेबल होती है कि जो इससे सिमिलर हैं उनको भी ये कर दी जाए या नहीं। तो अगर वो उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये स्टोरी नीचे वाली सारी को भी वही चीज़ या वही लोडिंग या जो भी चीज़ है वो सिलेक्ट हो, वो असाइन हो जाएगी, बिकॉज नीचे वाली तीनों स्टोरी सिमिलर टू स्टोरी 4 सेलेक्ट वो जो है वो डिक्लेयर हुई हुई हैं। आप चाहें तो ये ऑप्शन नन भी कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपके हाथ में है। सो इसके साथ ज़रा फेमिलियर हो जाएं। इसी तरह ये जो दूसरा फॉर्म था ग्रिड स्पेसेस वाला, इसके साथ भी फेमिलियर हो जाएं। इसमें आप देखें कि आप खुद से एक्स डायरेक्शन में ग्रिड लाइंस ऐड कर सकते हैं, जो खुद से 4, 5 या 6 लाइनें बनी हुई हैं इनकी, इनके वैल्यूज़ को, इनकी स्पेसिंग को आप अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हैं, इनकी विजिबिलिटी यस या नो कर सकते हैं। इसी तरह वाई में भी जो 4 लाइंस लग गई हैं इनमें लेट से मैं एक नई लाइन ऐड कर देता हूँ, 5वीं लाइन, और वो भी 15 फीट के फासले पे ही है लेट से। सो वो 45 से आगे उसने खुद ही एक 60 पर एक लाइन ऐड कर दी। तो ये नंबर 5 लाइन देखें ये अभी नई ऐड हुई है, अगर मैं इसको डिलीट करूं तो वो देखें गायब हो गई है व्यू में से, अगर ऐड कर दूं तो वो 5th लाइन आ गई है। सो ये सब कुछ आप इजीली एक सेशन में अंडरस्टैंड कर जाएंगे अगर खुद से बैठ के देखेंगे। सो मैं लेट से चलें ये करता हूं कि मैं स्पेसेस मॉडिफाई करके ये वाली इस्तेमाल कर लेता हूं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं यूनिफॉर्म स्पेसिंग करके बाद में इसको उसी फॉर्म पे जाके मॉडिफाई कर लूं, वो फॉर्म बाद में भी आ सकता है। बहरहाल ये ऑप्शंस इनमें से जो भी सिलेक्ट करनी है, ग्रिड ऑनली पे क्लिक करूंगा मैं और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो मेरी दी हुई ग्रिड लाइंस और उनकी स्पेसिंग और स्टोरी हाइट वगैरह उसके हिसाब से एक ग्रिड लाइंस बन जाएंगी। उन ग्रिड लाइंस के भी 2 व्यू डिफॉल्ट में आ जाएंगे, एक प्लान व्यू होगा और एक 3D व्यू होगा राइट साइड पे। तो अभी ये कुछ सेकंड लेगा और ये आपके पास ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। सो ये देखें ये प्लान व्यू है, जो स्टोरी 4 इसने खुद ही 4 स्टोरी मैंने कही थी, इसने स्टोरी 4 तक क्रिएट कर दी है। 4 स्टोरी ग्रिड है ये। एक्स में जितनी 6 लाइनें थी, वाई में 5 थी, वो इसने खुद ही जो है वो कर दी। ये डायमेंशनिंग भी नजर आ रही है। ये जो एरो अप और एरो डाउन का बटन है ये प्लान व्यू में ऊपर या नीचे जाने के लिए यूज होता है। अब मैं स्टोरी 4 पे हूं और अगर मैं इस पे क्लिक करके डाउन का बटन करूंगा तो मैं स्टोरी 3 पे चला जाऊंगा, अप करूंगा तो स्टोरी 4 पे चला जाऊंगा। इसी तरह 3-4 दफा डाउन करके मैं बिल्कुल बेस पे चला जाता हूं तो यहाँ पर ये बिल्डिंग की बेस पे मैं आ गया हूँ। एक ऊपर जाऊंगा तो ये स्टोरी 1 आ गया। सो ये बटन अप डाउन भी हैं। सो अब पहला काम ये करते हैं कि ग्रिड लाइंस आ गई और लेट से कि ये रफली कॉरेस्पॉन्ड करती हैं हमारे प्लान व्यू को, लेकिन बाद में अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है या नई लाइंस ऐड करनी है तो राइट क्लिक करेंगे और ऐड मॉडिफाई ग्रिड्स, पहली ऑप्शन ही ये अवेलेबल है। सो इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट में जो ग्रिड सिस्टम G1 नाम का एक बना हुआ है इसको मॉडिफाई कर लेंगे। अगर मैं करूँ मॉडिफाई ग्रिड सिस्टम तो यहाँ पे वही टेबल आ गया या वही फॉर्म आ गया जिसमें मैं अपनी एक्स और वाई की लाइंस की तादाद और उनकी स्पेसिंग को अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं ऊपर देखूं तो ये स्टोरी डेटा है और इसमें मॉडिफाई शो स्टोरी डेटा को क्लिक करूं तो मेरे पास ऑप्शन आ जाती है, ये स्टोरी वही वाला फॉर्म आ जाता है जिसमें मैं नई स्टोरी ऐड भी कर सकता हूं। और इसी तरह मसलन राइट क्लिक करूं तो ऐड स्टोरी में जाके मैं कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइड करके
एक 5वीं स्टोरी भी ऐड कर सकता हूँ। सो वो मुझसे पूछ रहा है कि इंसर्ट अबव स्टोरी 4, ये हाइट रखें, एक स्टोरी ऐड करें और स्टोरी 4 से रेप्लिकेट करके 5 बना दें। जो भी कुछ 4 पर मौजूद है वही 5 पे भी ड्रॉ कर दें। तो अगर ये ओके करूंगा तो एक स्टोरी 5 ऐड हो जाएगी इसमें, जो स्टोरी 4 की कॉपी होगी। डिलीट भी कर सकते हैं स्टोरी। सो बहरहाल ये ज्योमेट्री की डिस्कशन तो अभी आगे भी चलती रहेगी, बट पहले जाते हैं डिफाइन पे और मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाते हैं। इसमें आपके पास ये 4 मटेरियल पहले से बने हुए हैं। ये चारों एक एक टाइप का मटेरियल है जिसकी एक डिफॉल्ट या सैंपल आपको पहले से दिखाया गया है। ये A992FY50 एक स्टील है, FY50 है जिसका 4000 PSI एक कंक्रीट है। ACI 615 ग्रेड 60 ये भी एक स्टील है। और ये सॉरी A615 और ये A416 ग्रेड 270 ये प्री स्ट्रेस्ड स्टील है, लेकिन ये भी स्टील ही है। सो ये दो और ये तीसरा, ये तीनों स्टील है और एक ये कंक्रीट प्रॉपर्टी है। आप चाहें तो इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करके ऐड कॉपी ऑफ मटेरियल करके इसी को फर्दर मॉडिफाई करके नए मटेरियल के तौर पे डिफाइन करवा दें। चाहे तो बिल्कुल स्टार्ट से ऐड न्यू मटेरियल की ऑप्शन क्लिक कर लें और एग्जिस्टिंग ही को रखना है, बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफाई शो मटेरियल। तो मैं लेट से कंक्रीट डिफाइन करवाता हूं, ऐड न्यू मटेरियल। सो आपने अपने मॉडल में जितने भी किस्म के कंक्रीट हैं, जितने भी एफसी प्राइम के जो कंक्रीट हैं वो यहाँ डिफाइन करवाने हैं अलग अलग। जितने ग्रेड के स्टील इस्तेमाल हो रहे हैं वो अलग अलग डिफाइन करवाने हैं। तो विच मीन्स कि जितनी भी किस्म की कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल हो रही हैं वो यहाँ पहले डिफाइन करवानी है। सो लेट से मैं एक 5000 PSI का कंक्रीट डिफाइन करवाता हूँ। सो इसको सबसे पहले तो अब चूंकि मैंने ऐड न्यू मटेरियल किया है, इसको मैं कंक्रीट करता हूँ, यूएस रहने देता हूँ, इसके जो रीजन है इससे कुछ फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कुछ मुल्कों में 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूज होती है, कुछ में ग्रेड इस्तेमाल होता है, तो उस हिसाब से नीचे वाली ऑप्शंस तब्दील हो जाएंगी। बट हम इसकी बजाय अपना मटेरियल डिफाइन करवाएंगे। स्टैंडर्ड को हम यूजर कर देते हैं। अगर मैं कस्टमरी करूं तो जो भी यूनाइटेड स्टेट में स्टैंडर्ड कंक्रीट के एफसी प्राइम यूज हो रहे हैं उनकी एक ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन मैं अपनी मर्जी का कोई एफसी प्राइम लेट से देना चाहता हूं, लेट से 5500 PSI। तो मैं इसको यूजर पे क्लिक करके कंक्रीट टाइप करके ओके करूंगा और फिर ये मटेरियल डेफिनेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ 4-5 चीजें बेसिक देनी है और फिर बेस्ड ऑन मैं किस तरह का एनालिसिस करना चाहता हूं उस हिसाब से कुछ एडवांस चीजें भी दे सकते हैं। लेकिन अभी बड़ा बेसिक सा इलास्टिक एनालिसिस की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कुछ 4-5 चीजें ही हैं जो आपने देनी है। पहले तो मटेरियल का नाम रख दें कोई, लेट से मैं इसका नाम रखता हूं 5500 PSI, ठीक है, ताकि मुझे बाद में ये याद रहे कि नाम से ही पता चल जाए कि ये कंक्रीट मटेरियल है इस एफसी प्राइम का। इसकी टाइप जो है वो कंक्रीट है, और भी कई टाइप्स की चीजें अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा इसकी डायरेक्शनल सिमेट्री, दो ऑप्शंस हैं, आइसोट्रोपिक या ऑर्थोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक वो जिसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में जिस मटेरियल की सेम हो, ऑर्थोट्रोपिक वो जिसमें सेम ना हो। अगर मैं इसको ऑर्थोट्रोपिक करूंगा तो फिर मुझे सारी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में अलग अलग देनी पड़ेंगी। अगर मैं आइसोट्रोपिक करूंगा तो फिर ये फॉर्म बदल जाएगा और एक ही प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में इस्तेमाल होगी। मसलन इलास्टिक मॉडुलस को ले लें, आइसोट्रोपिक में एक नंबर मुझे देना है यहाँ पे पाउंड पर इंच स्क्वायर में, लेकिन अगर मैं ऑर्थोट्रोपिक करता हूं तो फिर यहाँ एक नया बटन आ जाएगा, इस पे जाऊंगा तो मुझे तीनों डायरेक्शंस में अलग अलग इलास्टिक मॉडुलस देने की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन कंक्रीट को या स्टील को भी आमतौर पे आइसोट्रोपिक मटेरियल एज्यूम किया जाता है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो बड़े क्लियरली ऑर्थोट्रोपिक होते हैं, जैसे कि वुड है, टिम्बर। ये एक डायरेक्शन में उसका स्ट्रेंथ कुछ हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन में कुछ हो रहा है, एक में स्टिफनेस कुछ हो रहा है, दूसरी में कुछ हो रहा है। तो बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज देनी है, इलास्टिक मॉडुलस, शियर मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और पॉइजन्स रेशियो। ये प्रॉपर्टीज आपको तीनों डायरेक्शंस में देनी पड़ेंगी, 3-3 दफा देनी पड़ेंगी, जो मुख्तलिफ हो सकती हैं अगर ऑर्थोट्रोपिक डिक्लेयर करेंगे। लेकिन हम अभी आइसोट्रोपिक करेंगे
और सिंपली ये चारों प्रॉपर्टीज इलास्टिक मॉडुलस, पॉइसॉन्स रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और ये जी देने की जरूरत नहीं है बिकॉज ई से और इस पॉइसॉन्स रेशियो से खुद ही ये शीयर मॉडुलस कैलकुलेट हो जाता है। एक प्रॉपर्टी जो इस बिल्डिंग का सेल्फ वेट कैलकुलेट करने में या मैस कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होगी बाद में, वो ये यूनिट वेट है जो आपने देना है। यूनिट वेट की शक्ल में भी दे सकते हैं और मैस डेंसिटी भी दे सकते हैं। तो एक चीज दे देंगे, दूसरा खुद उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो 150 पाउंड पर फीट क्यूब इसका यूनिट वेट कंक्रीट का डिफॉल्ट में होता है, तो यही नंबर यूज कर लेंगे। सो इन प्रॉपर्टीज के साथ, बल्कि ये वो प्रॉपर्टीज है जो एनालिसिस में इस्तेमाल होंगी। एक प्रॉपर्टी है जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिजाइन में इस्तेमाल होती हैं, जैसे एफ सी प्राइम है। सो वो आप इस बटन में जो डिजाइन प्रॉपर्टी डेटा का बटन है इसमें देंगे। इसमें आपने यहाँ पर ये एफ सी प्राइम दे देना है, और अगर ये लाइट वेट कॉन्क्रीट है तो एक लाइट वेट कॉन्क्रीट का रिडक्शन फैक्टर होता है डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स में, वो आपने इसको चेक करके वो फैक्टर दे देना है। करंटली हम इसको नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट ही रखेंगे और इसको 5500 लेट से मैं कर देता हूँ। अब ये नंबर अलग से इसलिए डला है एक बटन के पीछे बिकॉज ये नंबर एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं होगा। ये बहुत कंफ्यूजन है, आमतौर पे इसको क्लियर कर लें कि जो एफ सी प्राइम है, एफ वाई है, यानी जो मटेरियल स्ट्रेंथ्स होती हैं उनका एनालिसिस में कोई रोल नहीं है। अभी आपने के मैट्रिक्स देखी है ना एक फ्रेम एलिमेंट की, उसमें एफ सी प्राइम तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, मटेरियल की स्टिफनेस इस्तेमाल होती है जो कि ई वैल्यू से शो होती है इलास्टिक मॉडुलस से। स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं होती, स्ट्रेंथ डिजाइन में इस्तेमाल होती है। सो लिहाजा अगर आपने ऑटोमेटेड डिजाइन बाद में नहीं करना तो इसलिए ये प्रॉपर्टी जो भी रखेंगे एनालिसिस रिजल्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो बहरहाल हम 5500 दे के ओके कर देते हैं। सो 5500 इसमें आ गया, इसकी नाम भी हमने वही रख दिया। और अब ये कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज हैं, इसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इलास्टिक एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें ये प्रॉपर्टीज के मैट्रिक्स बनाने के लिए काफी हैं। इसको ओके कर देंगे। इसी तरह जितनी भी किस्म के कंक्रीट हैं, जितनी भी किस्म के स्टील हैं, अगर मैं स्टील की बात करूं, ऐड न्यू मटेरियल करता हूं और उसमें स्टील सेलेक्ट करता हूं, रीबार, और उसमें भी मैं लेट से यूजर करके ओके कर देता हूं। सो यहां पर भी मैंने रीबार सेलेक्ट किया हुआ है पहले से, इसका कोई नाम रख देंगे और इसका भी इलास्टिक मॉडुलस देना है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देना है, इसकी यूनिट वेट देना है, और फिर ये इसका एफ वाई देना होगा। एफ वाई और एफ यू दोनों देने होंगे। ये दो वैल्यूज हैं जो कि मिनिमम वैल्यूज हैं, फिर एक दो वैल्यूज हैं जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं जो इनसे हाई होती हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन में इस्तेमाल होती हैं। जो नॉर्मल कोड बेस्ड डिजाइन है उसमें ये नॉमिनल वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं, जो कि अगर 60 ग्रेड का स्टील है तो 60,000 PSI हो जाएगा। उसका एफ यू जो है वो उससे थोड़ा ज्यादा होगा, आप इसको 75,000 या 80,000 भी रख सकते हैं। सो एफ यू और एफ वाई आपने देना है। एफ वाई बेसिकली इस्तेमाल होगा नॉमिनल स्ट्रेंथ के तौर पे। सो इसकी भी डायरेक्शनल सिमेट्री इसकी बाय डिफॉल्ट रीबार है, तो एक ये यूनी एक्सियल मटेरियल है। सो इसको ओके करेंगे तो ये आपका नया स्टील मटेरियल जो भी नाम आपने दिया होगा इससे डिफाइन हो जाएगा। सो अभी पहला स्टेप हमने कर लिया कि अपना मटेरियल हमने डिफाइन कर लिया, जो भी टाइप के मटेरियल्स हमारे बाद में बिल्डिंग में इस्तेमाल होने हैं। सो अभी ये डिस्कशन यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम क्रॉस सेक्शनल शेप्स डिफाइन करेंगे, बीम्स की, कॉलम्स की, स्लैब्स की, शियर वॉल्स की, जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्रॉस सेक्शनल शेप्स डिफाइन करेंगे, उनकी डायमेंशंस देंगे, और फिर हम रेडी हो जाएंगे। ये दो काम करने के बाद हम ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के काबिल हो जाएंगे, यानी अब हम बीम कॉलम एक्चुअली ड्रॉ कर लेंगे। सो ये इससे आगे की जो स्टोरी है ये नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अभी ये डिमॉन्स्ट्रेशन यहीं पे रोकते हैं।